हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जो कि हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इजी भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम पढ़ने वाले मैग्नेट, उसके फिनोमेना, उसकी प्रॉपर्टी, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक होने वाला है मैग्नेट। तो बेसिकली मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है, दो टाइप की प्रॉपर्टी बेसिकली होती है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब ये अपनी तरफ आयरन, कोबाल्ट और निकल्स यानी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो हमें डायरेक्शन बताता है, जिसकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया है और उस मैग्नेटिक कंपास का हम यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लाइक जिससे हम ओशन में कर सकते हैं, डेजर्ट में कर सकते हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। तो और जो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी मैग्नेट की अट्रैक्ट करने वाली, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने वही पढ़ना है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या पढ़ना है, तो मैग्नेट की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने वाली। अब ये नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, रिपल वाला नहीं पढ़ेंगे, तो रिपल्सन भी इसी के अंदर ही कंसीडर होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्लियर। और मैग्नेट का फॉर्मूला होता है, ये अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, Fe3O4। और नेचर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जो मैग्नेट है वो है अपने पास अर्थ। ये क्लास 10th में इसके बारे में आपको बताया गया होगा। तो नेचर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मैग्नेट होती है हमारे पास अर्थ। क्लियर। चलो अब आता है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से हम कहते हैं कि मैग्नेट जो है छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये जो अट्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ये मैग्नेट के एंड्स पे होती है। और उन एंड्स को हम बोलते हैं पोल्स। ठीक है। क्या बोलते हैं, पोल्स। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये होते हैं पोल्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है अट्रैक्शन। क्लियर। ठीक है। तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ। और जो अट्रैक्ट करता है तो वो अट्रैक्शन इन पोल्स के पास सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो पता चलेगा कि पोल्स पे ही अट्रैक्शन सबसे ज्यादा क्यों होती है। दूसरा होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो पीछे बताया था। इट मीन्स अगर हम किसी मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखा से एक मैग्नेट लिए हमने, उसको एक धागे में बांध दिया क्योंकि ये बार मैग्नेट है। अब जैसे इसको फ्रीली छोड़ेंगे, या तो इसको धागे में बांधो या पिवटेड जॉइंट कर दो। पिवटेड जॉइंट मतलब किसी, जैसे नीडल होता है, नीडल के ऊपर हम एक किसी पॉइंटेड उसके ऊपर ऐसे एक नीडल को रख देते हैं, इसे कहते हैं पिवटेड। ठीक। इसको ऐसे छोड़ते हैं तो थोड़ी देर में जब ये फ्री हो जाएगा, बिल्कुल इस पे लगने वाली सारी फोर्स जीरो खत्म हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसका नॉर्थ और साउथ जो है, तो जियोग्राफिकल यानी जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अलाइन हो जाता है। ये अपने आप जो हमारे अर्थ का नॉर्थ है उसकी तरफ उसका नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल अपने आप क्या होगा, अरेंज हो जाता है। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम सब ने बचपन से पढ़ते हैं कि लाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक पोल जो है रिपेल्स करते हैं और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये सबको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। देखो एक काम बनाऊं मैं, यहाँ बनाता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं कोई भी दो पोल्स को, लाइक पोल्स को एक तरफ कर देता हूँ, लाइक जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ मैंने एक तरफ कर दिया, तो ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये है अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो देखिए ये रहा है, तो मैग्नेटिक पोल जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये अपने पास एक मैग्नेट है, इसके पास दो पोल्स हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, है ना, तो क्या होगा, अपने पास ये दो टुकड़े यहाँ ऐसे मिल रहे हैं। ये हो गया साउथ, सॉरी ये अपने पास आ गया, ये साउथ था और दूसरा टुकड़ा ये आ गया। तो इसके ऑपोजिट एंड पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ जनरेट हो जाएगा और इसके ऑपोजिट पे एक साउथ पोल बन जाएगा।
तो इसके जितने भी टुकड़े करते रहेंगे हर टुकड़े के पास 2 एंड होंगे और हर 2 एंड के पास क्या होगा, एक साउथ होगा और एक नॉर्थ। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी केस में, ठीक है। अब आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैग्नेट को, ठीक है, हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ रख देते हैं या उसको रब करते हैं, ऐसे करके रख देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है यानी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव वाली, वो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर चली जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बारे में हम 7th 8th क्लास में जनरली पढ़ते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला बनेगा, ये एक बेसिक लॉ भी है, ठीक है। अभी आएंगे तो कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी इंटरेक्शन, ठीक है, F between two magnetic poles of strength M1 and M2 separated by a distance R is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो कुछ याद आ रहा है ऐसी ये स्टेटमेंट पढ़ के कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा था? तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, ठीक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब जरा स्टेटमेंट जो बोल रही है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज को जरा समझते हैं। यहाँ मैं बनाता हूं दो मैग्नेट, ठीक है, दो मैग्नेट है, इसकी स्ट्रेंथ है M1 M1, इसकी है M2 M2, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो R है। अब इस पे कोई ना कोई तो फोर्स लग रही है, चाहे वो रिपल्सिव लग रही हो या अट्रैक्शन, ठीक है। ये फोर्स जो F है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी पोल स्ट्रेंथ, ये M1, ठीक, पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी इस रेट से, ठीक है। अब दोनों को जब अरेंज करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ कांस्टेंट लगा दिया हमने K, आ गया M1 M2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जहां पे हमारी जो K की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमें वैल्यू पता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास F की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम उसमें पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट होता था, और यहाँ पे म्यू नॉट है, यह है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लॉ है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसके बेस पे ही आगे जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो एक तरह से इसी के बेस पे होंगे, ठीक है। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, और ये हो गया अपने पास लास्ट प्रॉपर्टीज की। चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेट है अपने पास, ठीक है, एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है। तो अगर मेरे पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या मैं इसको इतनी दूर रख दूं तो क्या ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? कर भी सकता है, डिपेंड करेगा इस पे, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको धीरे धीरे पास लाता हूँ, इस जगह पे आता हूँ, तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग जाती है तुरंत। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, ये एक ऐसे रीजन में आ गया, इसको जब हम यहाँ पे लेके आए धीरे धीरे, तो एक ऐसे स्पेस में आ गया जहां पे इसका इन्फ्लुएंस इस पे लग रहा है, ठीक है, इस पे इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्फ्लुएंस क्या मतलब, वो रीजन क्या होता है, वही रीजन होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे इसका इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और वो इन्फ्लुएंस क्या है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है अट्रैक्शन, रिपल्सन
ठीक है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक मटेरियल पर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल उसको फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अगर दो मैग्नेट हैं अपने पास, साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, तो रिपेल तभी करेंगे जब दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होगा। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है यानी मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो ये इसको ऐसे धक्का मार देगा इस तरफ, है ना, ये इसको धक्का मारेगा, जिसकी वजह से इसमें एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर लगती है, जिसको हम कहते हैं कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। और रिपेल तभी करेंगे जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका बेसिक सा ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना हो तो मैंने इसका एक शॉर्ट डाला हुआ है, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। एक बार मैग्नेट लेंगे और अपने पास कुछ लोहे का चूरा होना चाहिए, ठीक है, पाउडर टाइप। उस पाउडर को जैसे इस बार मैग्नेट के चारों तरफ छिड़कना स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे पैटर्न में अरेंज हो जाता है। तो ये पैटर्न में जो अरेंज हो रहा है, देखिए ये जो अरेंज हो रहा है, ये देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो दिखाई नहीं देती हमारे पास, ठीक है। यही इमेजिनरी लाइन कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, और कैसी है, कर्व, तो इमेजिनरी कर्व्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी कर्व्स हैं, तो ये इमेजिनरी कर्व्स हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस जो ये कर्व्स हैं इसका जो टेंजेंट होगा, ये देखिए टेंजेंट, ये पॉइंट अगर मैं ले लूं यहाँ पे, ये ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। अगर मैं इधर ये पॉइंट ले लूं तो ये पॉइंट का जो टेंजेंट है वो इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, यहाँ देखेंगे तो ये। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ से देखिए नॉर्थ से निकल रही है ये और साउथ की तरफ ये एंटर कर रही है, दिखाई दे रही है, क्लियर विजिबल हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है, इसी से प्रॉपर्टीज बनेगी, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ से आ रही है और साउथ से एंटर कर रही है, इसका रेडियस देखिए बहुत बड़ा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, कुछ बड़े कर्व्स होंगे, कुछ छोटे कर्व्स होंगे तो वो एंटर कर देंगे, तो सेम यहाँ से, ठीक है। सबसे ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए वो पोल्स पर है, ये देखिए डेंसिटी, ये देखिए दिख रही है, यहाँ सारी आ रही है, यहाँ सारी आ रही है, इसी वजह से यही वो रीजन है कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है, अट्रैक्शन होती है, वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है, तो उसका मेन रीजन है यहाँ पे डेंसिटी यानी रिलेटिव क्लोजनेस। दूसरा, अब जब ये एंटर करती है या बाहर निकलती है सरफेस पे, तो इस सरफेस के ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस सरफेस पे क्या बनाती है 90, यानी नॉर्मली एंटर करती है, नॉर्मली ये बाहर होती है, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए लेंथ बढ़ेगी इसकी, है ना, तो लेंथ के अलोंग जो होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और साइड वाइज ये एक्सपेंड करती हैं। तो इसको अभी आगे मैं समझाऊंगा, पहले एक बार इसको देख लो, एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला तो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज कर्व है, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है, यहाँ पे आएगा एंड, ये एंड होती है साउथ पोल पर। तो इसका तो हमें पता था, ये ऐसे बनेगा, ये नॉर्थ साउथ स्ट्रेट स्ट्रेट, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर करेंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, सेम रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो तो इसकी तो ये डायरेक्शन हो सकती है, इसकी ये, यानी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो अलग अलग डायरेक्शन, इट मींस एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो गलत होगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास टेंडेंसी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथवाइज एंड एक्सपेंड करती है साइड में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इलास्टिक रबड़ होता है अपने पास, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेट है अपने पास, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, इसको बाहर लगता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों अपोजिट पोल हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये इसको, और इसी रीजन की वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसी रीजन की वजह से लेंथ वाइज क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और साइड वाइज
एक्सपेंड करती है, क्योंकि साइड में इतनी ज्यादा ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, अब ये वाली अभी बताई थी कि ये स्टार्ट होती है सरफेस से और एंड भी सरफेस पे होती है, बट कैसे होती है सरफेस के, तो नॉर्मली हमेशा ये स्टार्ट होंगे और नॉर्मली ही एंड होंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास जो रिलेटिव क्लोजनेस होता है, इट मीन जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है पोल्स पे। ठीक है, और वो रिलेटिव जो होती है क्लोजनेस वही बताती है हमारी स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होती है। तो क्लोजनेस जो है वो सबसे ज्यादा पोल्स पे, तो स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, अपने पोल्स के ऊपर। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल। तो आज का जो अपना बेसिकली जो लेक्चर है ना वो इंट्रो का ही है एक तरह से, इसमें हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, और जो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट बना है कूलम्ब लॉ मैग्नेट, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, उसको थोड़ा सा और हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उसको। तो मैग्नेटिक डाइपोल, अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद हो तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट, या मैग्नेटिक पोल्स है वहां होते थे चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, देखो कैसे, तो ये बना लिया हम लोगों ने एक मैग्नेट। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम, इसकी भी एम सेम ही होगी, एक मैग्नेट है। ठीक है, और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो हमने ले लिया 12। तो 12 क्या है बे, मैग्नेट की लेंथ, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, राइट। ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई, क्लियर। चलो, तो ये अरेंजमेंट जो है ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। इट मींस एक बार मैग्नेटिक डाइपोल है, मैंने एग्जांपल में लिखा है बार मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है करंट कैरिंग लूप भी हम जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो करंट कैरिंग लूप मतलब ये मान लो एक लूप है अपने पास सिंपल सा, अब इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट आ रहा है ना, ये ऐसे करंट आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये आई करंट, अब इसके अकॉर्डिंग करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसमें ये नीचे की तरफ से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब देखिए जहां से बाहर निकलता है तो ये वाला क्या हो गया अपने पास नॉर्थ पोल, और ये बिहेव करेगा साउथ पोल। अब इनके बीच में कुछ सेपरेशन है स्मॉल डिस्टेंस का, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बन गया अपने पास, है ना। तो मतलब इस जो लूप होता है करंट कैरिंग लूप, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो अब है अपने पास अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मोमेंट क्या बताता है हमें, स्ट्रेंथ बताता है उस डाइपोल की, है ना। तो वो स्ट्रेंथ बताता है, और स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम, तो वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। दोबारा बनाते हैं हम एक मैग्नेट, देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इसका पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपने को पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू मैग्नेट की लेंथ, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर यहाँ तक। तो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एम, या मैंने ले लिया एम। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है इसकी किसी भी पोल की, एम, लेंथ है 12, तो ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो हो गया लेंथ, सॉरी मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर की टर्म में हम करें तो जाएगा m इंटू 12। इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ है, अलोंग द मैग्नेट है। ठीक है, तो हो गया m12 वेक्टर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर टेस्ला। ठीक है, और एम्पियर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब यहां से पता चल रहा है साफ साफ कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक
वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास सिंपल सी बात है डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन, अब जरा एक बार ना इसको जरा उससे समझते हैं, कंपेयर करते हैं हम इलेक्ट्रिक स्टेट से। इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमने पढ़ा था कि सिंपल सा, मैं देखो ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज में यहाँ ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, राइट, याद हो तो कुछ। और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही है कहाँ से, नॉर्थ पोल से। वहां अगर हम जब डाइपोल लेते थे ऐसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने वहां पे डिनोट करी थी, राइट, ऐसे याद है कुछ। तो देखो यहाँ पॉजिटिव से निकल रहे थे और यहाँ किससे निकल रही है, नॉर्थ, और यहाँ एंट्री किसमें कर रही है, साउथ। यानी एक तरह से नॉर्थ पोल जो है पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव की तरफ बिहेव कर रहा है। अपने को याद करने के लिए ऐसा हम समझ सकते हैं ना। तो वहां जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो थी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव को कंपेयर करेंगे साउथ, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हो गया डायरेक्शन, सेम कंपैरिजन। तो इसको समझना हो तो उससे कंपैरिजन कर लेना अपना सिंपल सा। अब वहां पे हम टेस्ट चार्ज किसको मानते थे, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हम चेक करने के लिए यूज करते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। सब कुछ सेम ही चल रहा है वहां से यहाँ तक, ठीक है, चलो नोट करो इसको। तो अब हम इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 10 times as stronger as the other exerts on each other force equal to 9.604 millinewton when placed 10 centimeter apart in air. Find the strength of the two poles. क्या कह रहा है, दो पोल्स हैं जिसमें से एक पोल अगर M1 है वो 10 टाइम्स है दूसरे पोल का, और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स है 9.604 मिली, इट मींस 10 की पावर -3 न्यूटन। उसको रखा गया, इनके बीच का सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को करेंगे मीटर में तो 10 की पावर -2 मीटर। तो हमें स्ट्रेंथ बतानी है पोल्स, यानी M1 M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फोर्स म्यू नॉट 4 पाई M1 2 अपॉन r²। अब फोर्स की वैल्यू क्या है, 9.604 10 की पावर -3, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। यह है M1 की वैल्यू 10 M2, राइट, M2 एज इट इज रख दिया मैंने। R2 का स्क्वायर इट मींस 10 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं। चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है अपने पास। एक तो सबसे पहले ये 10 से ये 10 चला गया, क्लियर, सबसे इजी तो ये हो गया। और इस 10 से ये कट जाएगा, है ना, ये कट गया, ये बच गया -1, -1 ये हो गया -3, ठीक है। तो इस तरफ अपने पास बचा है 9.604 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -7, -2 -3, ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर 3, और ये आ गया M2 का स्क्वायर, राइट, ये आ गया 10 की पावर -4, 9.604 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया 10 की पावर -4। तो M2 कितना आएगा अपने पास, M2 स्क्वायर 9.604 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर -4, ठीक है। -3 -4 तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया 1, ठीक है। क्या आ गया 9.604 इंटू 10, क्लियर। इसको हटाएंगे, नीचे आ गया ये इससे कैंसिल, यहाँ बचा है M2 स्क्वायर। M2 अपने पास आ रहा है सिंपल सा √9604 अपॉन में 100। अब 9604 अगर याद हो तो ये होता है 98 का, और 100 होता है 10, तो M2 तो आ गया अपने पास 9.8 एम्पियर मीटर, ठीक है। अपने को M1 भी निकालना है। M1 है अपने पास 10 M2, तो M1 आ गया सिंपल सा 10 इंटू 9.8, तो ये आ गया 98
ये आ गई 2 वैल्यूज। ये अपने को निकालनी थी, दोनों की अपने को पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलो नोट करो, इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टू सिमिलर मैग्नेटिक poles having pole strength in the ratio 1:2 are placed 1 meter apart. Find the point where a unit pole experiences no net force due to two poles. क्या कह रहा है, दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनके पास पोल स्ट्रेंथ है 1:2, तो हम मान लेते हैं कि जो M1:M2 है वो है 1:2। सबसे पहले तो समझते हैं ना, तो M1 को अगर हम x मानेंगे 1x, तो M2 कितना हो गया, सिंपल सा 2x, और दोनों को रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर, तो इसको अब ऐसे पुट भी कर लेते हैं। ठीक, ऐसे समझ लेते हैं, ये M2 है, ये M1 है, डिस्टेंस है 1 मीटर। चलो ठीक है, कह रहा है कि वो पॉइंट निकालना जहां पे हम एक यूनिट पोल मतलब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जहां हमने रख दिया यूनिट पोल। ठीक है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर r है, लेट कर लेते हैं r, तो 1 में से r माइनस करेंगे तो बच गया 1 माइनस r, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 माइनस r। तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है r, और यहाँ पे क्या कर रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही, सिंपल सा। ठीक है, चलो तो इट मींस ये कह रहा है कि नो नेट फोर्स का F1 = F2, इसको F1 मान लेते हैं, इस प्लेन वाली फोर्स का F2। तो क्या होगा फॉर्मूला, μ0/4 M1 यूनिट पोल मतलब 1, ये यूनिट पोल मतलब 1, नीचे ले लिया हमने डिस्टेंस r का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ गया F2, μ0/4 M2 यूनिट पोल 1 अपॉन में डिस्टेंस 1 माइनस r का, ये इससे कैंसिल। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या है x, चलो M2 की वैल्यू क्या है 2x, ये भी हो गया, x से x कैंसिल। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं 1 माइनस, या r को इधर ले जाते हैं 2 को इधर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। ठीक है, r स्क्वायर को मैं उधर लेके गया तो अपने पास आ गया r स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू बच गया अपने पास 1/2। ठीक है, ये इधर चला गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में से हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/2, स्क्वायर दे जाके रूट बन गया, तो 1/1 माइनस r 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √2r = 1 माइनस r वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो √2r प्लस r = 1, r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √2 = 1। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 1/1 प्लस √2, इसको सॉल्व कर ले तो वैल्यू आएगी 0.414। ठीक है, ये आ गई, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ये करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ओके ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर ईच व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द नॉर्थ पोल इज 10 सेंटीमीटर एंड दैट बिटवीन साउथ 40 सेंटीमीटर। देखो क्या करेंगे, दो मैग्नेट है, पहले हम दो मैग्नेट बनाते हैं। फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड। ठीक है, तो इसकी लेंथ है कितनी, 15 सेंटीमीटर मैग्नेट की, इस मैग्नेट की भी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल का जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और साउथ पोल से साउथ पोल, तो ये साउथ है, ये साउथ है, तो इसको मान लेते हैं S1 N1 N2 S2। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर। चलो क्लियर, तो हमें निकालने की इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फोर्स लग रही है, कैसे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो एक बार रिपल्सिव फोर्स निकाल लेते सारे, एक बार अट्रैक्टिव, और फिर इनको हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हम निकाल रहे पहले
फोर्स बिटवीन N1 एंड N2, तो इसको मान लिया हमने F1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सिंपल सा M1 M2 और अपॉन में डिस्टेंस का इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये आ गया 10 का स्क्वायर, राइट, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलो क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 7 M1 सबकी कितनी है, 80 है, 80 ये आ गया 10 इंटू 10 और 10 के पावर माइनस 4। चलो 1 2 1 2, ये इससे कट गया, 80 आ गया 64, तो F1 आ गया अपने पास 64 इंटू माइनस 7 और ये ऊपर जाएगा प्लस 4, तो माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, चलो फर्स्ट फोर्स निकल गई। अब निकालते हैं हम S1 S2। अब ये जो फोर्स निकली है ये कैसी है, रिपल्सिव। अब हम निकाल रहे हैं फोर्स बिटवीन S1 एंड S2, तो ये भी रिपल्सिव फोर्स आएगी है ना, तो इसको F2 मान लेते हैं। फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2, इस पर डिस्टेंस कितना सेपरेशन है 40, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 7, फिर से 80 दो बार स्क्वायर है तो दो बार लिख लेते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 2। ठीक है, सिंपल सा आ गया है ना, तो 4 फिर से आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो F2 आ गया सिंपल सा अपने पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, ये भी आ गया रिपल्सिव। तीसरी फोर्स अब निकाल देते हैं हम, किसी के बीच में भी निकाल देते हैं, इसके और इसके बीच में, फोर्स बिटवीन N1 एंड S2। अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, F3 तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी माइनस 7, M1 M2 तो वही आ रहा अपने पास 80। अब आता है डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 10 ये 15, तो ये हो गया 25, स्क्वायर होगा तो दो बार कर देते हैं, 25 इंटू 25 10 के पावर माइनस 4, स्क्वायर हो गया माइनस 4। ठीक है, 5 की टेबल में अगर कट करेंगे तो ये आएगा 16 पर और ये जाएगा 5 पर, ये आएगा 5 पर, ये आएगा 16 पर, ये तो आ गया 10 की पावर माइनस 3। 16 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, 32 होता है 1024, 1 2 ये आ गया हमारे पास। अब ये जो है ये है अट्रैक्टिव फोर्स। अब लास्ट निकाल देते हैं S1 S2 हो गया, S1 N2। ठीक है, फोर्स बिटवीन S1 एंड N2, तो इसको F4 मान लिया, 10 टू द पावर माइनस 7 80। अब आता है डिस्टेंस S1 N2 15, फिर से वही 25। ठीक है, S1 N2 फिर से 25 आ गया, तो 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस आ गया, तो शायद सेम आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 10.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, ये भी आ गया अट्रैक्टिव। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या निकालना है अपने को, रिजल्टेंट फोर्स। तो जो अपने पास रिपल्सिव फोर्स है उनको कर देते हैं ऐड, अट्रैक्टिव फोर्स को कर देते हैं माइनस, बस आ गई वैल्यू। पहली वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, F1 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर 4 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू, है ना, बीच में आ रहा है माइनस 10.24 टू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 10.24 इंटू 10 की पावर माइनस 3,
10 की पावर -3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया 64, 4 10.24 10.24 क्लियर यहाँ तक। 64 ये आ गया 68, ये आ गया 20.48 10 टू द पावर -3 माइनस करते हैं 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, चलो पॉइंट 7, ये आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये आ गया अपने पास फोर्स, जिसको हम अगर और करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, एक और यहाँ पे लेके आएंगे तो आ जाएगा 4.752 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब आता है कि ये जो फोर्स आ रही है इसका नेचर कैसा होगा, जो रिजल्टिंग फोर्स है। देखो अपने पास जो ज्यादा फोर्स है वो है रिपल्सिव, अट्रैक्शन फोर्स 20 है और रिपल्सिव फोर्स है 68, तो ऑलमोस्ट 48 बचा है अपने पास। तो ये कैसी होगी, रिपल्सिव, ठीक, इसका नेचर होगा रिपल्सिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 इक्वल एंड अनलाइक पोल्स प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर attracts each other with a force of 14.4 into 10 to the power -4 Newton. How far from each other should they be placed so that the force of attraction will be this? तो ये यहाँ पे देखिए दो केस दिया, कह रहा है दो अनलाइक पोल्स हैं, तो केस फर्स्ट लेते हैं हम। दो पोल्स हैं, ठीक है, उनका हम M1 M2 जो भी है वो मान लेते हैं, उनको रखा हुआ हमने कितनी दूरी पे, उन पे फोर्स लग रही है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, और उनको रखा हुआ है R1 जो है 5 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर। तो कह रहा है कि इन्हीं पोल्स को कितनी दूरी पे प्लेस करें कि फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से फोर्स कितनी आएगी अपने पास, ये F1 मान लेते हैं, F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। फिर आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 पे क्या कर रहा है, तो F2 जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, R2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, R2 निकालना है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो किसी को भी किसी से कर देते हैं, F1 बाई F2, तो F1 आ रहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R1, क्या जाएगा 4 पाई ऊपर चला गया, R2 स्क्वायर ऊपर, नीचे M1 M2 और म्यू नॉट, ठीक है। ये पूरा कैंसिल, M1 M2 M1 M2 कैंसिल, ठीक है। तो F1 अपॉन में F2 जो है वो है R2 अपॉन में R1, इसका स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं करना, स्क्वायर को मान लेते हैं। तो F1 अपॉन में F2 इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो R2 अपॉन में R1 इक्वल्स टू अंडर रूट F1 बाय, आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं। F1 कितना है अपने पास 14.4 10 टू द पावर -4, नीचे 16.4 10 टू द पावर -4, ये इससे कैंसिल, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा 10, इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, ये कैंसिल। 144 का होता है 12, ये कितना था 1.6 था सॉरी, ठीक है। इसका होता है अपने पास 4, तो यहाँ बचा है R2, इधर जाके हो गया R1, है ना, R1 तो जाके मल्टीप्लाई सिंपल था, ये आ गया 3, तो R2 इक्वल हो गया 3, R1 था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 15 सेंटीमीटर, तो ये होगा अपने पास सेपरेशन, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया है बेसिकली मैग्नेट और उसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक जो भी था हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और डाइपोल का इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे के लेक्चर में जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।